हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कमांड डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ये कमांड डिज़ाइन पैटर्न सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप इस डिज़ाइन पैटर्न को बिना समझे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा ऐसा फील होगा कि आप ओवर इंजीनियरिंग कर रहे हो, यानी कि आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को अननेसेसरी ऐड कर रहे हो और कभी कभी ये चीज़ें बिल्कुल सच भी हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है ये कमांड डिज़ाइन पैटर्न और किस सिचुएशन में हमें इस कमांड डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप मेरी स्क्रीन को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक क्लाइंट है और एक रिसीवर है। ऐसे मान के चलिए कि आपके पास में केवल दो चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में एक कंट्रोलर है और आपके पास में एक बिजनेस लॉजिक आपने किसी रेपोजिटरी के अंदर लिखा हुआ है। दो चीज़ें आपके पास में है। तो अगर हम नॉर्मल वेब एपीआई की बात करते हैं तो हमारे पास में रिक्वेस्ट आती है कंट्रोलर के पास में और उस कंट्रोलर से हम डायरेक्ट रेपोजिटरी को एक्सेस करते हैं अगर हमें ऐड करना है, अपडेट करना है। मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे CQRS वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं है, एक नॉर्मल रेपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न है। तो ऐसे हम काम करते हैं, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम होती है कुछ, वो प्रॉब्लम हम आगे बात करेंगे। तो अभी सेटअप ये मान के चलते हैं कि हमारे पास में एक कंट्रोलर है और एक रेपोजिटरी है जिसमें हमने कुछ बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है और उस रेपोजिटरी को हम अपने कंट्रोलर के अंदर डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ किया हो या फिर आपने डायरेक्ट न्यू कीवर्ड का यूज़ करके अपना इंस्टेंस बनाया हो, उस चीज़ से इसका लेना देना नहीं है। हम बस केवल इतना समझते हैं कि कंट्रोलर से डायरेक्ट रेपोजिटरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर मैं कमांड डिज़ाइन पैटर्न की बात करता हूं तो इस कमांड डिज़ाइन पैटर्न में हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए आप इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए कि हम ऐसा क्यों करने वाले हैं। सिंपली बस ये समझिए कि हम अपने क्लाइंट से यानी कि कंट्रोलर से डायरेक्ट हम अपनी रेपोजिटरी को एक्सेस नहीं करेंगे। इसके बीच में एक नई लेयर को हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसका नाम होगा इन्वोकर। तो ये क्लाइंट से कुछ कमांड लेगा और इन्वोकर आगे उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए पुराने ज़माने की बात करते हैं, जैसे कोई राजा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसे किसी को एक रिवॉर्ड देना है या फिर उसे कुछ भी एक नया अपना ऑर्डर देना है, तो वो क्या करता है, अपनी सीट पे बैठ के एक ऑर्डर दे देता है कि ये आदेश यानी कि ये ऑर्डर कंप्लीट किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को यानी कि जिस आदमी को वो ऑर्डर कंप्लीट करना है डायरेक्ट राजा उसके पास में जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस ऑर्डर के प्रोसेस के बीच में कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो राजा से ऑर्डर लेते हैं और उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसका मेन टारगेट आदमी होता है उससे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराते हैं। ऐसा कभी कभी आप ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए कि राजा के पास में 8-10 ऑर्डर देने हैं, तो वो जो बीच में है एक इन्वोकर जिसको हम बोलते हैं इस कमांड पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो जितने भी ऑर्डर हमारे पास में आए अब वो उस इन्वोकर को डिसाइड करने हैं कि क्या हमें सारे ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट करने हैं या फिर हमें किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने हैं या फिर हमें एक ऑर्डर आते ही उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये कुछ बेसिक से सिनेरियोस में है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि अगर आपकी एप्लीकेशन सिंपल है तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो रेपोजिटरी को अपने कंट्रोलर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि आपको अपने इस इंटरेक्शन को भी एक मैनेजेबल स्टेट में लेके आना है। फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय को ऐड करता हूँ, कल मुझे ऐसा करना है कि मेरे पास में अगर 20 एम्प्लॉय एक साथ आ जाएंगे तो मैं उनको ऐड करूंगा, एक ग्रुप बना के तब मैं इसको ऐड करूंगा। तो ये बीच का जो प्रोसेस है इसको इन्वोकर की हेल्प से हम हैंडल करेंगे। और कैसे किया जाएगा, हम यहाँ पे कुछ कमांड बनाएंगे और उन कमांड का कुछ पैटर्न होगा जो हम धीरे धीरे समझेंगे इसी वीडियो में। तो होगा क्या कि ये क्लाइंट इस इन्वोकर की हेल्प से कुछ कमांड को सेट करेगा और ये इन्वोकर के अंदर एक मेथड होगा एग्जीक्यूट, तब जाके वो सारी कमांड्स 1 बाय 1 या फिर जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे एप्लीकेशन की नीड है उसके बेस पे रिसीवर को दिखाया जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। मान लीजिए आपके पास में कंट्रोलर है, रेपोजिटरी है, आपने डायरेक्ट इसको एक्सेस किया, लेकिन अब आप डायरेक्ट एक्सेस न करके उसको इन्वोकर की हेल्प से एक्सेस करोगे, ठीक है। एक और इसका एग्जाम्पल समझते हैं बेटर। तो ये एक खाने का कोई रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मान लीजिए कि कई सारे आइटम्स हैं खाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपका रेस्टोरेंट बिल्कुल न्यू है तो उस केस में क्या होता है, जो खाना बनाने वाला होता है, कुक होता है, हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि जो कस्टमर आएगा वो डायरेक्ट उस कुक को ही जाके बोल देगा कि मुझे ये सारी चीज़ें खाने के आइटम चाहिए और कुक उसको बना के दे देगा। तो ये छोटी दुकान पे या फिर छोटे रेस्टोरेंट में हम ऐसा ही
एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जब आपका रेस्टोरेंट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अगर कस्टमर डायरेक्ट कुक के पास में जाएगा तो वो आपका सारा मामला वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम एक वेटर का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो होता क्या है कि कस्टमर कभी भी डायरेक्ट कुक के साथ में, शेफ़ के साथ में इंटरेक्शन नहीं करता है। एक बड़े रेस्टोरेंट में, बड़े होटल में, वहाँ पे बीच में इन्वोकर होते हैं जिनको हम वेटर बोलते हैं। तो ये कस्टमर केवल वेटर के साथ में बात करेगा, इसको अपना ऑर्डर देगा, अपना कमांड देगा। हो सकता है कि वो उसे 10 आइटम मंगाने हैं तो अब वो कस्टमर ऐसे भी बोल सकता है कि मुझे 10 के 10 एक साथ लेके आओ, या फिर किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेके आओ, पहले मुझे स्टार्टर लेके आना है या फिर बाद में डेजर्ट लेके आने हैं। तो जो भी आपका ऑर्डर है वो यहाँ पे ऑर्डर इस वेटर की हेल्प से हम सेटअप करेंगे, और कुक का काम केवल ये होगा कि उसको केवल खाना बनाना जो उसको ऑर्डर मिलेगा। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे हम इस कमांड डिज़ाइन पैटर्न को अपने C# एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाई है। ये एक कंसोल एप्लीकेशन है, और हाँ, ये जो कमांड डिज़ाइन पैटर्न है ये बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न का एक पार्ट होता है। तो जैसे मैंने बताया कि एक रेपोजिटरी है और एक कंट्रोलर है। तो यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन है तो कंट्रोलर तो नहीं है, तो मेरे पास में program.cs ही है, और मैं इस program.cs से डायरेक्ट इस एम्प्लॉय रेपोजिटरी को कॉल कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक इन मेमोरी लिस्ट मैंने बनाई है, और इसके अंदर कुछ मेथड्स हैं। जो एम्प्लॉय आएगा मैंने उसको ऐड कर दिया, और अपडेट करने के लिए वैसे मैंने फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट निकाला और उसको मैंने ऐड कर दिया। सेम डिलीट करने के लिए अगर आईडी एग्जिस्ट करती है इस लिस्ट के अंदर तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अदरवाइज मैसेज है कि ये एम्प्लॉय नहीं मिलता है। सेम ऐसे ही गेट ऑल एम्प्लॉयज़ का मेथड भी है, तो सारे एम्प्लॉयज़ हम रिटर्न कर देते हैं। और ये एक एम्प्लॉय की क्लास है जिसके अंदर केवल 2 ही प्रॉपर्टी हैं, आईडी और नेम। और program.cs से मैं इसको कॉल करता हूँ। मैंने बनाया एम्प्लॉय रिपोजिटरी का एक इंस्टेंस, और फिर मैंने एक नया एम्प्लॉय बनाया, उसको मैंने ऐड किया, अपडेट किया, डिलीट किया। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को इस टाइम पर रन करता हूँ तो आप देखोगे कि ये एक सिंपल सा सेटअप है जिसको हम जनरली यूज़ करते हैं, और इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, कमांड पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो मैं एक यहाँ पे नई फाइल बना लेता हूँ, ऐड करके न्यू आइटम, उसको मैंने लिखा, कुछ भी आप यहाँ पे दे दो। मैं जनरली जितने भी इंटरफेसेस और कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो इसी फाइल के अंदर लिखने वाला हूँ। तो जब भी आपको कमांड डिज़ाइन पैटर्न बनाना है तो आपको कुछ कमांड्स बनानी पड़ेंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझिए कि राजा है और हमारे पास में एक रेपोजिटरी है, तो राजा बोलता है कि एम्प्लॉय को ऐड करना है, तो एक कमांड है एम्प्लॉय को ऐड करना, दूसरी कमांड है एम्प्लॉय को अपडेट करना, तीसरी कमांड है एम्प्लॉय को डिलीट करना। तो ऐसे करके आप अपने कमांड्स को, यानी कि ऑपरेशंस बेसिकली एक कमांड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी बेस पे आप अपनी कमांड्स को बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन कमांड का जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, वो सेम होना चाहिए। तो सेम हम कैसे कर सकते हैं, हम इन सभी कमांड के ऊपर एक इंटरफेस बना सकते हैं और उस इंटरफेस से सारी कमांड को इनहेरिट करेंगे, ताकि हम उस कमांड की हेल्प से ही अपनी किसी भी कमांड को एक्सेस कर पाएँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इंटरफेस बना लेता हूँ, और इसमें हम लिखते हैं आई कमांड, और इसके अंदर एक सिंपल सा लिखेंगे हम एग्जीक्यूट, ठीक है। तो चलिए एक पहली कमांड बनाते हैं, और इसमें हम लिखते हैं कि क्लास, ये हमारी एक पहली कमांड है, और इसमें हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें डिफ़ाइन कर रखी हैं, इन सब को मैं यहाँ से हटा के और मैं डायरेक्ट प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ में डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ऐसे करके। तो इस टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें यहाँ से रिमूव कर देनी है, और एम्प्लॉय रिपोजिटरी और एम्प्लॉय। तो आप सिंपल सा इसको समझिए कि एक ऐसी ऐड एम्प्लॉय की कमांड है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं कि उसको जब एग्जीक्यूट वो होगी तो उसमें क्या ऐसा काम होगा कि एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इस ऐड एम्प्लॉय कमांड के अंदर इसको हमने बताया कि इसको कहाँ पे ऐड करने हैं और क्या ऐड करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास में है। और जब इसका एग्जीक्यूट मेथड कॉल होगा, जो कि इन्वोकर कॉल करेगा, उस टाइम पे ये अल्टीमेटली ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो ऐसे करके हम अपनी सारी कमांड्स को बना लेते हैं। तो मैं नई कमांड बनाता हूँ, अपडेट एम्प्लॉय कमांड, ठीक है। अब तीसरी कमांड बनाते हैं डिलीट एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसे करके हम अपनी सारी कमांड्स को बना सकते हैं। अब क्या होगा, हमें एक इन्वोकर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इन्वोकर का काम क्या होता है, हम सबसे पहले उस क्लास को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं ऐड के एक न्यू आइटम यहाँ पे बना लेता हूँ, और मैं इसमें लिखने वाला हूँ कि ये है कमांड इन्वोकर, ठीक है। ये एक बेसिक सी क्लास होने वाली है, और इस क्लास के अंदर हमें 2 मेथड रखने हैं। तो ये एक कमांड इन्वोकर है, और इसके अंदर आप ध्यान से देखो केवल 2 मेथड है। पहला मेथड है ऐड कमांड, और दूसरा मेथड है एग्जीक्यूट कमांड। अब ये कमांड इन्वोकर इस तरीके से काम करता है कि हम इसको कई सारी कमांड एक साथ दे सकते हैं, और उन सारी कमांड को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से।
अब थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझिए कि जो भी कोई कमांड देने वाला है, यानी कि कस्टमर है, ठीक है, वो कस्टमर वेटर को अभी अपने मेन्यूज़ के ऑप्शंस बता रहा है कि मुझे पहला आइटम ये चाहिए, दूसरा आइटम ये चाहिए, तीसरा आइटम ये चाहिए। तो सारी आइटम सारे अलग अलग कमांड्स हैं। अलग अलग कमांड क्यों है? हो सकता है उसको पहले आइटम में कुछ खाने का आइटम चाहिए जिसके लिए उसकी कुछ स्पेसिफिक अलग से डिमांड है। तो यानी कि सारी चीज़ें उस ऑर्डर की उसी कमांड के अंदर हैं। अलग अलग डिशेज, जैसे उसने 5 चीज़ें ऑर्डर की, तो उन 5 चीज़ों को हो सकता है कि 5 चीज़ें अलग अलग कुक भी बनाएंगे, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल हैं। तो सारा यहाँ पे जो वेटर है वो उन 5 कमांड को एक साथ ले रहा है, ठीक है। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुझे अपने एम्प्लॉयज़ को चंक्स में डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है या सेव करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जब मेरे पास में कुछ 4 या 5 एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, उसके बाद में मैं उनको एक साथ एग्जीक्यूट करूँगा। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। ऐड कमांड के अंदर हम अपनी कमांड को इस लिस्ट के अंदर ऐड करते जाएंगे, और जब उसको एग्जीक्यूट करने का नंबर आएगा तब हम इस एग्जीक्यूट मेथड, रिमेंबर हर एक कमांड के अंदर अपना खुद का एक एग्जीक्यूट मेथड है। तो चूंकि हम यहाँ पे इस पेरेंट आई कमांड की बात कर रहे हैं, तो ये सारे कमांड का इंस्टेंस होल्ड कर सकता है, और हर एक कमांड के अंदर अपना खुद का एग्जीक्यूट मेथड है जिसके अंदर उसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। यानी कि वो रेपोजिटरी किस मेथड को कॉल करेगा वो उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। अगर मैं कमांड के अंदर जाता हूँ, तो अगर मैं ऐड एम्प्लॉय का एग्जीक्यूट मेथड कॉल करता हूँ, तो यानी कि अल्टीमेटली हमारा एम्प्लॉय रेपोजिटरी के अंदर का मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो अब इस वाली चीज़ को, ये बेसिकली जैसे होता है कि हर एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोग्राम को मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने सिचुएशन को हैंडल अपने आप कर सकते हो कि अगर आपको मान लीजिए कि लिस्ट में मेंटेन नहीं करना है, आपको 1 बाय 1 ही एग्जीक्यूट करना है। आपके पास में एक ऑर्डर आया, एक कमांड आपने ऐड की और आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको लिस्ट की कोई भी ज़रूरत उस टाइम पे नहीं है, ठीक है। अगर आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको जैसे मैनेज करना है, जैसे आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, तो आप यहाँ पे अपनी एक क्यू बना सकते हो और उस क्यू के अंदर आप डेटा को पुश करते जाओगे, और जब आपको एग्जीक्यूट करना होगा तो वहाँ से आप DQ कीजिए और अपने डेटा को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यानी कि ये इन्वोकर आपका जो कमांड है, जो रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर आपका पूरा कंट्रोल देता है। अब तक जब रेपोजिटरी को हम डायरेक्ट एक्सेस कर रहे थे अपने कंट्रोलर से, तब तक ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं थी, लेकिन अब वो सारा प्रोसीजर, सारा प्रोसेस हमारे हाथ में है। तो अब देखते हैं कि हम इस चीज़ का यूज़ करते हुए कैसे अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ वापस से program.cs के अंदर, और मैं इन सभी चीज़ों को एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ। हमें इस रेपोजिटरी की ज़रूरत भी पड़ेगी और इस एम्प्लॉय की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो मैं इन दोनों को रख देता हूँ। अब जो हमने कमांड इन्वोकर बनाया है वो भी हम यहाँ पे ले आते हैं, उसका ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से भी बना सकते हो, और बिकॉज यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन है, वैसे तो हम कंसोल एप्लीकेशन में भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं कुछ पैकेज की हेल्प से, बट चीज़ों को सिंपल लगते हैं और न्यू कीवर्ड का ही यूज़ करना यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब मान लीजिए कि मुझे इस इन्वोकर को एक कमांड देनी है। ये program.cs है, ये एक क्लाइंट है, यानी कि ये कस्टमर है, और जो ये इन्वोकर है, ये इन्वोकर एक वेटर है। हमें इसको कमांड देनी है। हम बताने वाले हैं कि 5 एम्प्लॉई हैं, यानी कि 5 डिशेज़ हैं, आप इन 5 डिशेज़ को ऐड कीजिए। तो हमने इसमें बनाया कि इस invoker.add कमांड, ये ऐड कमांड इसका मेथड है इन्वोकर का, इसके अंदर हमने एक कमांड दी। कौन सी कमांड दी? ऐड एम्प्लॉई कमांड। और उसके अंदर इस ऐड एम्प्लॉय के लिए जितना डेटा हमें चाहिए सब कुछ हमने इसमें बता दिया। यानी कि अगर मुझे खाने के लिए एक बर्गर ऑर्डर करना है, तो उस बर्गर के अंदर मुझे उसमें कितना स्पाइसेस रखने हैं, कितने उसके अंदर हमें कुछ अलग अलग आइटम्स रखने हैं, वो सारी चीज़ें उस कमांड के अंदर हैं। वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, ठीक। अब एक और ऐड करते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इस बार जॉन 2, तो 2 एम्प्लॉई की मैंने कमांड यहाँ पे लिखी है उसको ऐड करने की। अब तक वेटर केवल ऑर्डर ही ले रहा है, ठीक है। जब तक हम कमांड को ऐड कर रहे हैं वेटर केवल ऑर्डर ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, उनको हमें एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, invoker.execute, दैट्स इट। अब आप ध्यान से देखो कि इस टाइम पे हमने अपने इस क्लाइंट के पास में एम्प्लॉई रेपोजिटरी का एक्सेस नहीं है। ये आपको यहाँ पे इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि हमें इसका इंस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आप सपोज कीजिए कि आपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ किया हुआ है और उस डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ करते हुए अपने इस ऐड एम्प्लॉई कमांड के अंदर ही उसको रिजोल्व किया हुआ है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ से कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो यानी कि इस क्लाइंट को रिपोजिटरी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कस्टमर को कौन खाना बनाने वाला है ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। और इतना करने से आपका कमांड डिज़ाइन पैटर्न बन जाता है। तो अगर मैं इस एप्लीकेशन को इस बार रन करता हूँ, इसको हम डिबग करेंगे सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक डिबग लगा लेता हूँ और इस एप्लीकेशन को मैं रन करता हूँ डिबग मोड में। ठीक है, तो यहाँ पे सारे इंस्टेंस बने। अब पहला ऐड करने का नंबर आया। अगर मैं इस मेथड के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास में एक कमांड आई, ये है एम्प्लॉई और ऐड एम्प्लॉय, इसका जो इंस्टेंस है वो सारी चीज़ यहाँ पे हैं। तो मैं F10 करता हूँ और इस कमांड के अंदर अब हमारे पास में एक जो ये लिस्ट है हमारे पास में, इस लिस्ट के अंदर और इसके अंदर हमारे पास में एक कमांड ऐड हो चुकी है, ऐड एम्प्लॉय कमांड। ठीक है, तो मैं इसको फिर नेक्स्ट लाइन पे हम गए, यहाँ पे भी हमने एक कमांड ही ऐड की है। अब जब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा तो ये देखो अब 2 कमांड हमारे यहाँ पे हो चुकी हैं। अब हम उन कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस टाइम पे आप यहाँ पे जितनी भी कमांड और आपको देनी है वो कमांड भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अपडेट करने वाली कमांड देनी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको डिलीट करने वाली कमांड देनी है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो चलिए अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट देखने को मिलता है कंसोल के ऊपर अपने। तो यहाँ पे आप देखो वेलकम टू कमांड डिज़ाइन पैटर्न, और जो पहला एम्प्लॉय था हमने उसको ऐड कर दिया, दूसरा एम्प्लॉय था हमने उसको भी ऐड कर दिया। तो ऐसे करके आप अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल ले सकते हो और कमांड डिज़ाइन पैटर्न का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको फिर से एक बार रिपीट करने वाला हूँ। आप अपने बिजनेस लॉजिक को डायरेक्ट अपनी क्लाइंट से कॉल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको उस लॉजिक के ऊपर अपना कंट्रोल लेना है, यानी कि आपको किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट करना है या फिर उसमें अंडू की फंक्शनैलिटी भी इंप्लीमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इन्वोकर के अंदर जाता हूं और मुझे यहाँ पे एक अंडू वाली फंक्शनैलिटी भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक मेथड लिख सकता हूँ हर एक कमांड के अंदर कि उसको अंडू करने पे क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ऐड एम्प्लॉय कमांड किया, अगर हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसको अंडू करते हैं तो क्या होगा। जैसे अगर मैं ऐड एम्प्लॉय करता हूँ और मैंने यहाँ पे उसको अंडू भी बनाया, एक अंडू मेथड, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इस एम्प्लॉय को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें भी कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप उस टाइम पे यहाँ पे एक और मेथड बनाओगे void अंडू ऐसे करके, और हर एक आपके जो ये कमांड्स हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगी। तो मैं एक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने बनाया पब्लिक void अंडू, और इसमें हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे एम्प्लॉय को। ठीक है, अगर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा, अगर हमें उसको अंडू करना है तो एम्प्लॉय डिलीट हो जाएगा। तो सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ पे कमांड अपने हाथ में है। अब अगर क्या होगा कि मैं program.cs के अंदर से मैंने मान लीजिए कि इस कमांड को मैंने ऐड किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूट करने के बाद में मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, मुझे इसको अंडू करना है, तो आप यहाँ पे अंडू भी कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए हमें एक अंडू मेथड भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपने इन्वोकर के अंदर भी। तो ये मेरा इन्वोकर है, अभी 2 मेथड हैं, ऐड कमांड, एग्जीक्यूट कमांड, और तीसरा बनाएंगे अंडू कमांड। तो उस अंडू के अंदर जैसे हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कॉल किया है वैसे ही करके हम उस अंडू मेथड को कॉल कर देंगे। और इस कमांड डिज़ाइन पैटर्न का इवेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में कुछ ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो इस डिज़ाइन पैटर्न को मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा ध्यान से सीखिए, और वैसे इसको समझने के लिए आपको 2, 4, 5 प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे तभी जाके आपकी ये समझ में आएगा। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मुझे लगता है कि कई सारी एप्लीकेशंस में इस डिज़ाइन पैटर्न की ज़रूरत पड़ती है, और मैं पर्सनली भी इसको कई एप्लीकेशंस में यूज़ कर चुका हूँ, और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।